पर इसमें जो विशेषताएं आएंगी, जो बातें आएंगी, इसको आप ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए और प्रैक्टिस करिए। आज की क्लास में हम लेने वाले हैं हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, कैसे बनाया जाए, भौतिक रासायनिक उपयोग, इन सब के बारे में बातचीत होने वाली है। फिलहाल हम देखें कि आज शुरुआत कर देते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, अगर इसको कुछ इस तरह कहें कि एक एग्जांपल ले लेते हैं बेंजीन। तो बेंजीन का अगर एग्जांपल सबसे पहले ले लें और इसके बाद हम बात करते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन क्या होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होगा। तो बेंजीन में आप लिखते हो C6H6। ये एक चक्रीय हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें 6 कार्बन का चक्र होता है। इस तरह से, ये इस तरह से 6 कार्बन का एक चक्र है। इस चक्र में ध्यान रखना है कि ये जो कार्बन है वो आपस में रिंग के रूप में जुड़ा हुआ है और हर एक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है। इस प्रकार से अगर इसको देखो तो कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं, परंतु बंध केवल 3 बनाया हुआ है। यानी कि 3 संयोजकताएं ही यहां पर संतुष्ट है, बाकी संयोजकताएं संतुष्ट नहीं है। एक संयोजकता संतुष्ट नहीं है, एक संयोजकता बची हुई है। अगर मैं कहूं कि हर एक में एक एक संयोजकता बची हुई है इस तरह से, तो उनको संतुष्ट करने के लिए क्या करते हैं, जब कोई संयोजकता बची होती है तो अगर पड़ोसी कार्बन की भी अगर संयोजकता बची होती है तो उनके साथ इनको एक बंध में परिवर्तित कर देते हैं और इस प्रकार से इनकी चारों, इसकी भी दोनों की 4 संयोजकताएं पूरी हो गई, इन दोनों की भी हो जाएगी, इन दोनों की भी हो जाएगी। इस संरचना में देखिए कार्बन 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 ये है और ये कार्बन को हम इस रूप में हम दिखा रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इस रूप में दिखाया हमने, हर एक एंगल को हमने कार्बन के रूप में दर्शाया है। तो आप यहां पर आप देख रहे हो ये संरचना है। तो ये डबल बॉन्ड जो इन दोनों कार्बन के बीच में है, इन दोनों के बीच में सिंगल है, तो ये आप यहां पर नजर आ रहा है। अब ये ऐसा भी हो सकता है, ये डबल बॉन्ड इस जगह पे भी हो सकता है। डबल बॉन्ड यहां होगा तो फिर सिंगल होगा, फिर डबल, सिंगल, डबल, यानी डबल और सिंगल बॉन्ड इस रिंग में एकांतर क्रम में है। 6 कार्बन की चक्रीय संरचना और उसमें एकांतर सिंगल और डबल बॉन्ड है एकांतर क्रम में, तो ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। और इसकी विशेषताएं अगर बात करें तो डबल बॉन्ड की विशेषताओं के बारे में जानते हो कि वो योगात्मक अभिक्रियाएं करती हैं, परंतु यहां पर ये योगात्मक अभिक्रिया नहीं दर्शाती। ये एक और अच्छी बात हो गई है, एकदम अलग सी बात हो गई है। अब ये दोनों संरचनाओं का एक दूसरे को अनुनाद माना जाता है, तो ये सारी बातें हमें क्लास के अंदर हमें पढ़ते हुए आगे बढ़ना है और समझना है। फिलहाल तो ये समझ में आ गया ना, हाँ ये क्यों आया, अनुनाद पढ़ेंगे तब ये बात क्लियर हो जाएगा। फिलहाल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसे IUPAC में एरेन्स कहा जाता है, एरेन्स परिवार का प्रथम सदस्य बेंजीन होता है। और बेंजीन में होता क्या, 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं और वो एकांतर क्रम में इसमें एक रिंग बनाती है और एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है। इसके वलय को हम इस रूप में दर्शाते हैं। कार्बन कार्बन के मध्य एकांतर क्रम में एकल तथा द्विबंध होती है। ये सारी बातें आपको क्लियर हो चुका है। इसके संरचना सूत्र ये है। अब अगर हम इसी बात को आगे बढ़ाएं तो 3 बेंजीन एक संरचना, एक रिंग संरचना में। देखिए ये गोला क्यों आया मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए बेंजीन की एक संरचना तो ये हुआ, बेंजीन की दूसरी संरचना ये हुई, इन दोनों के बीच में अनुनाद है। ये लीजिए, ये दोनों एक दूसरे के साथ, मतलब बेंजीन में ये भी संरचना होती है, ये भी संरचना होती है, तो दोनों को मिलाकर के ये लिखा गया। यानी यहाँ पर डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड दोनों ही नहीं है, और ये कह सकते हैं कि सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों ही है। यानी यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों की प्रकृति एक साथ निहित है। इस बात को दर्शाने के लिए जब मैं अनुनाद पढ़ाऊंगा तो आपको पता होगा सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड इनकी बॉन्ड लेंथ की बात करते हो 1.5। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा, ये इतना लंबा कैलकुलेशन के साथ जाऊंगा, सीधे से बताता हूँ। इसकी संरचना जो है, इसकी जो लेंथ है, बॉन्ड लेंथ है ज्यादा है और इसकी बॉन्ड लेंथ कम है, तो ये इन दोनों के बीच का एक बॉन्ड लेंथ बनता है ना, वो डबल के बराबर होगा, सिंगल के बराबर जैसा लंबा होगा और डबल के जैसे छोटा होगा। जबकि ये कैसा होगा, डबल से थोड़ा बड़ा होगा और सिंगल से थोड़ा छोटा होगा। इतनी वाली बात में ना अभी समझे, तो ये दोनों के गुण को रखता है। यानी यहाँ पर ना ओनली सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, ये डबल सिंगल के मध्य की बॉन्ड लेंथ को दर्शाती है, उसकी स्ट्रेंथ को दर्शाती है। अब ये डबल और सिंगल हर एक बंद दोनों के बराबर होगा। यानी यहाँ पर डबल के जैसा लंबा नहीं होगा, तो ये जब ये सभी बराबर दूरी पर होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच की दूरी बराबर है, तो वो संरचना को एक नए रूप दे देते हैं। इसको कहेंगे ये बेंजीन की कैनोनिकल संरचना है, अनुनादी संरचना है। या यूं कह सकते हैं ये अनुनादी संरचना है। यानी बेंजीन की कई संरचनाओं के रूप में होती हैं जो कि सब मिलकर के एक संरचना बनेगी। इसको कहेंगे अनुनादी संरचना। अनुनादी संरचनाओं का मेल होता है, ये बताया जाता है कि दोनों संरचनाओं का ये मध्य स्थिति होती है, इसे कहा जाता है अनुनाद संकर संरचना।
अनुनाद संकर संरचना और अनुनाद संकर संरचनाएं जो होंगी इनको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और इसको शॉर्ट, अगर इतना समय नहीं है टेस्ट बनाने में तो सीधा पकड़ते हैं और ऐसा बना देते हैं। तो ये अनुनाद संरचना इसी चीज को वो तीनों दर्शाता है, एक ही चीज है, जबकि ये दो अलग संरचनाओं का एक रूप है। ये होता है। फिर बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कुछ एग्जांपल आपको बताता हूं। नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन। बेंजीन है ये, बेंजीन है ये, बेंजीन है। बेंजीन की दो संरचनाएं अगर जुड़ी हो तो ऐसे, अगर कह दें ये एक बेंजीन संरचना है, बेंजीन के साथ ये एक और बेंजीन जुड़ गया है तो ये नेफ्थलीन कहलाता है। जो नेफ्थलीन बॉल्स आते हैं, डामरगोली बोलते हैं, अलग अलग शब्दों से अलग अलग लोग जानते हैं इसको। बाथरूम में रख देते हैं छोटी छोटी गोलियां, या अलमारियों में डाल देते हैं जिससे कीड़े मकोड़े या कॉकरोच नहीं आते हैं, सांप वगैरह दूर चली जाती है। तो वो जो नेफ्थलीन गोलियां हैं वही है ये। अगला है एंथ्रासीन, 3 बेंजीन जुड़े हुए। एंथ्रासीन के जैसा ही है, लेकिन इसकी जो जमावट है अगला बेंजीन इस क्वेश्चन पर आ रहा है 2-3 पर, तो इसको कहा जाएगा फिनेंथ्रीन। तो ये आप याद रखें, बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन। बेंजीन एक रिंग, नेफ्थलीन 2 रिंग, एंथ्रासीन 3 रिंग, और फिनेंथ्रीन भी 3 रिंगों वाला होता है। बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, ये शब्द याद रखिए। तो ये कुछ एरोमेटिक कंपाउंड के फॉर्मूले हुए जो बेंजीन जैसी संरचनाओं के साथ हैं। अब बात करें, कुछ और भी एरोमेटिक कंपाउंड हमारे पास है, जैसे कि आपने देखा ये बेंजीन है, लेकिन उसमें हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके कोई दूसरी संरचना जुड़ी हुई। जैसे हम कह रहे थे ना कि कार्बन इस जगह पर कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हटा करके जुड़ गया CH3। तो मैं इसे लिखूं तो कैसे लिखूंगा? C6H5CH3 लिखूंगा। तो इसमें प्रतिस्थापी कौन है? बेंजीन रिंग में प्रतिस्थापी है CH3। तो इस कंपाउंड को टॉल्यूइन कहा जाएगा, टॉल्यूइन। तो ऐसे ही एक बार CH3 तो टॉल्यूइन, टॉल्यूइन भी बोलते हैं, टॉल्यूइन भी बोलते हैं, बेंजीन, टॉल्यूइन। 2 बार CH3 हो तो ज़ाइलीन कहते हैं। अब ये ऑर्थो पोजीशन पर एक दूसरे के। अब सवाल होता है, ऑर्थो बेटा पैरा हम पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा, ये बेंजीन रिंग है, इस जगह पर कोई समूह जुड़ा हुआ है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इनके अनुसार ये नंबर 1 2 3 4 5 6, ये और ये पोजीशन सेम है। इसको बताने के लिए मैं दूसरी दिशा में नंबरिंग कर देता हूं। 1 2 3 4 5 6। देखिए ये 1 पोजीशन को दर्शा रहा है, लेकिन ये 2 6 2 6 सेम है, तो इस 2 6 वाले पोजीशन को आर्थो कहा जाएगा, 3 5 वाले को मेटा कहा जाएगा, और ये वाला 4 4 वाले को पैरा कहा जाएगा। अब ये तो हो गई। अगर मैंने एक और बेंजीन रिंग बनाया, मैं कहता हूं कि इस स्ट्रक्चर में यहां पर कुछ जुड़ा होगा, तो इसमें आर्थो मेटा पैरा कौन सा होगा? जो पहले से जुड़ा होगा सब पार्ट, उस भाग को, पहले से जुड़ा हुआ कोई प्रतिस्थापी है बेंजीन के, उस कार्बन को हम आर्थो स्थित, उस स्थान को पहला स्थान कहेंगे, उसके बाद वाले को ऑर्थो, उसके बाद वाले को मेटा, और उसके बाद वाले को पैरा। एक दिशा में, दूसरी दिशा में भी ये पहला, फिर उस पर ऑर्थो मेटा पैरा। ये तो कहती है पहला स्थिति के बाद अगला स्थिति जो आता है ऑर्थो मेटा पैरा, फिर अगला स्थिति आता है ऑर्थो मेटा पैरा। ये तो ये मत बोलिएगा कि इसमें ये मेटा पे जुड़ा हुआ है, नहीं, बिल्कुल नहीं। जब कोई जुड़ा होगा तो वहां से स्टार्ट होता है। अब इसमें मुझसे पूछोगे कि सर आर्थो मेटा पैरा कौन सा है, या मैं आपसे पूछूंगा, तो बिल्कुल ये सवाल ही गलत है। आर्थो मेटा पैरा, स्थिति बताओ, स्थिति बताओ। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है, यहां पर ऐसा बना हुआ और ऐसा कोई क्वेश्चन है, तो ये गलत है, क्योंकि बेंजीन रिंग पर पहले से जुड़ा होगा, वहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि बेंजीन रिंग का हर एक कार्बन समान है, और जब समान है तो मैं कहां से स्टार्ट करूं? हर स्थिति मेरे लिए एक जैसी है, चाहे मैं इसको पहला बोलूं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसको भी पहला बोल सकता हूं, इसको भी पहला बोल सकता हूं, कोई आधार तो होनी चाहिए। एक माला है मेरे पास जो मोतियों से, जिसमें मोती लगे हैं एक जैसे, तो मैं आपको बोलूंगा उसका, उस माला में से 5वें नंबर के मोती को निकाल के ले आओ, निकाल लो। आपके लिए वो 5वां कौन सा है आप ढूंढते रह जाओगे। लेकिन एक मोती है जिसमें एक जगह पर एक बड़ी मोती लगी हुई है, मैंने कहा 5वें मोती को निकाल के ले आओ, तो बड़ी मोती के बाद अगला, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, और ये 5वें वाले को मैं निकाल के आपके सामने दे दूंगा, ये उसको निशान लगा दूंगा। मोती लगी हुई है, एक लाल रंग का है, बाकी सब सफेद रंग का है, तो मैं बता सकता हूं, क्योंकि मेरे पास स्थिति की बात हो जाती है। तो स्थितियां या पोजीशन इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई ना कोई मार्किंग होना चाहिए। तो यहां पर कौन है? ये एक्स, एक्स मतलब कोई समूह जुड़ा होगा, ऐसा ही। तो जाइलिन की बात कर रहे थे, जाइलिन की बात कर रहे थे, तो जाइलिन में, जाइलिन किसको बोलते हैं? जिसमें 2 बार CH3 जुड़ा होगा, CH3 CH3।
चलिए, अब ये मुझे बताना है कि कौन सा xylene को मैं क्या नाम दूं, आर्थो मेटा पैरा, ये कौन सा होगा? ये xylene कहलाएगा, ये नंबर 1 पोजीशन हो गया, तो ये 2 हो गया, 1 2 पर है, तो ये ऑर्थो xylene हुआ, ऑर्थो xylene। अगले में क्या, ये पोजीशन पहला पोजीशन है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, ये ऑर्थो मेटा पैरा। तो अब देखिएगा ये मेटा पोजीशन पे एक दूसरे के, तो ये कहलाएगा मेटा xylene। नेक्स्ट में ये पहला पोजीशन, फिर ये ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, तो ये पैरा पोजीशन पे है, तो इसको कहेंगे पैरा xylene। इसमें क्या कहूंगा, चाहे इसको भाई, इसमें भी ऐसा है तरीका कि ये हुआ पहला, तो ये ऑर्थो होगा, ये मेटा हो गया, ये पैरा हो गया, ऐसा भी कह सकता हूं, क्योंकि दोनों से सेम चीज है। इसमें क्या होगा, ये पहला है ऑर्थो मेटा, ये पहला है ऑर्थो मेटा पैरा, फिर आगे चला गया, फिर मेटा जाएगा, तो ये मेटा, तो ये मेटा xylene है। आपको पूछने के लिए कि आप सही जवाब दे पाते हो कि नहीं, ये क्वेश्चन किया था। तो ऑर्थो मेटा पैरा क्या है, ये भी एक बात है। पढ़ना तो बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें आएंगी इसमें, पर क्या क्या आएगा इसको जरा देखें। तो कुछ xylene हुआ, ऑर्थो xylene, मेटा xylene, पैरा xylene, ये पैरा xylene है ये, तो ये मेटा लिखा हुआ है, तो मैं इसको मेटा xylene में कन्वर्ट कर देता हूँ, CH3 होगा तब होगा, इसको हटाना पड़ेगा। इसका IUPAC में भी नामकरण किया जाता है, बेंजीन। तो किस तरह से तीसरे को क्या कहेंगे, एक बार आप ध्यान से देखिए, फिर आप बताइए मुझे, हो गया? चलिए, अब इसको IUPAC में नाम बोलूं तो बोलूंगा मिथाइल बेंजीन। क्या बोलूंगा इसको, ये मिथाइल है ना 1 क्वेश्चन पे, तो ये क्या बोलूंगा, मिथाइल बेंजीन। इसको क्या बोल सकता हूं, चलो यहीं पे देख लेते हैं आपके लिए। ये मान लेते हैं, मैंने कहा ये एक मेटा xylene को मैं लेके चलता हूं, बाकी सबका नामकरण इसी तरह से करोगे। तो ये तो मेटा xylene है, लेकिन इसका IUPAC में नाम क्या होगा, नंबर 1 पोजीशन, 2 3, ये 3 पर है, तो मैं बोलूंगा 1 3 डाई मिथाइल बेंजीन, ऐसे ही नामकरण कर सकते हैं। इसी तरह से इसको मैं इथाइल बेंजीन कहूंगा, इसका जब मेरे पास हो CH2CH3, यानी कि मैं C2H5 भी ले सकता हूं, आपको पता ही बात है। तो ये क्या होगा, इथाइल बेंजीन। लेकिन एक बात और होता है कि अगर ये स्ट्रक्चर बहुत बड़ा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 हो और यहां पर ये बेंजीन जुड़ा हो, तो हम इसे मुख्य चेन मानते हुए 1 2 3 4 5 कहेंगे और इसको फेनिल कहेंगे, तो कितना 3 फेनिल बेंजीन 5 पेंट 1 इन कहेंगे, इस तरह का नामकरण होता है। चलिए, यहां पर भी ऐसे कुछ नामकरण, अब नामकरण आसान हो गया, 1 2 3 ट्राइमिथाइल बेंजीन, 1 2 3 4 1 2 4 ट्राइमिथाइल बेंजीन, इस तरह से आप इन सबका नामकरण कर सकते हो। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसको कहा जाता है क्यूमिन, ध्यान रखना, आइसोप्रोपाइल बेंजीन ये स्टाइरीन है। चलो मैं आपको क्यूमिन का बताता हूं, CH3 CH3H, ये क्यूमिन है। और ये स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि इसको एक ये भाग आइसोप्रोपाइल समूह है, तो इसको एक और नाम दिया गया है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये भी नाम से जानोगे। और ये आप जानते होंगे शायद CH2 डबल बॉन्ड CH बेंजीन है, और नहीं जानते तो याद रखो आगे जाके काम आएगा, ये है स्टाइरीन, इसको स्टाइरीन कहते हैं। कुछ और बेंजीन है, जैसे दो बेंजीन आपस में जुड़े हुए हैं तो इसको डाइफेनिल कहते हैं। फेनिल, फेनिल अभी बताया, फेनिल शब्द का उपयोग करना है, ये फेनिल, इसको क्या कहेंगे, फेनिल, फेनाइल, फेनिल। अब यहां पर दो फेनिल है, एक फेनिल ये हुआ, एक फेनिल हो गया, और इसको कहेंगे मीथेन, डाइफेनिल मीथेन, ट्राइफेनिल मीथेन। देखते जाइए, कुछ एडिट करूंगा बहुत सारी चीजें समझोगे आप। हाँ, अब बात करते हैं यहां पर, ये पूरा पार्ट नेफ्थलीन है, तो नंबर यहां से स्टार्ट होता है, इसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो ये स्टार्ट, तो क्या नाम हो जाएगा, 1 मिथाइल नेफ्थलीन है, 2 रिंग है तो नेफ्थलीन है। इसको अल्फा बीटा गामा ऐसे लेते हुए तो अल्फा मेथिल नेफ्थलीन। अब यहां से यहां आया 1 2, तो ये 2 मेथिल नेफ्थलीन हो गया। अब इसमें इसको कहा जाता है फिनेंथ्रीन, और इस तरह के स्ट्रक्चर को कहा जाता है पायरीन। फिनेंथ्रीन जानते हो, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, एंथ्रासीन है ना, आपको याद आ रहा है कुछ, एंथ्रासीन, ये एंथ्रासीन है, एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, पायरीन। पायरीन जो है 3 स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 स्ट्रक्चर में रहेगा। एंथ्रासीन आप जानते हो, इतना पार्ट एंथ्रासीन का पार्ट होता है,
अब इतने पार्ट के साथ दूसरे और पहले दूसरे कार्बन में जुड़ा हुआ है बेंजा, तो बेंजान्थ्रेसिन कहते हैं इसको। इसी तरह से बेंजान्थ्रेसिन में क्या होगा, देखिए यहां पर नंबरिंग कर रहे हैं, तो क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां पर नंबरिंग की बात करते हैं। डाइमिथिल 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 4 5 6 1 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये यहाँ पर 9 10, ये इस तरह से। तो ये तो थोड़ी सी आपको एडवांस क्लासेस में और आपको सिखाया जाए तो अच्छी बात रहेगी, या फिर आप इस चीज को बेस मान लें। चले अब बात करता हूं मैं एरियल्स में समावता। क्या इनमें समावता है? इन दोनों में समावता है, स्थान समावता है, इन दोनों में स्थान समावता तीनों के बीच में दिख रहा है। फिर इसमें भी बात करें तो इसमें भी स्थान समावता नजर आ रहा है, तो इसमें स्थान समावता नजर आ रही है। बात करूं बेंजीन की संरचना की, तो बेंजीन की संरचना को हम आगे बढ़ाते हैं। वो संरचनाएं कैसी होती हैं? हम सब जानते हैं कि कार्बन में, बेंजीन में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं। ये आपस में कार्बन का एक रिंग बनता है, चक्र बनता है, चक्रीय हाइड्रोकार्बन होता है। इसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एकांतर क्रम में होता है। इस बात का पता लगाने के लिए हम एक काम तो कर सकते हैं, इस बात को प्रूव देने के लिए कि बेंजीन की जब क्रिया कराई जाती है क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन जो है योगात्मक क्रिया के द्वारा 6 बार क्लोरीन आ जाते हैं। 6 बार क्लोरीन कैसे आ सकते हैं जरा सोचो तो। डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में, हर एक जगह पर एक एक हाइड्रोजन है, आप सभी जानते हैं इस चीज को। इस पर अगर मैं क्लोरीन की क्रिया कराता हूं तो 6Cl या 3Cl2 आ जाते हैं, योग कर जाता है, कोई यौगिक नहीं बनता। तब इस स्थिति में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सारे हर एक बॉन्ड के टूटने से, देखिए यहां पर एक H था, एक H था, एक बॉन्ड टूटने से एक एक और वैलेंसी ओपन हो गई तो Cl आ गया। इसी तरह से सभी जगह पर एक एक Cl हर एक बॉन्ड के टूटने की वजह से आ जाते हैं। तब HCl HCl तो 6, ये क्या चीज है 6 C6H6Cl6 बन जाता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बन जाता है, BHC। अगर हम ओजोन से क्रिया करते हैं तो ओजोनाइड बनता है, ट्राइओजोनाइड बनता है। जरा देखिए ओजोनीकरण, बेंजीन का ओजोनीकरण, क्या क्या होगा? 3 ओजोन की अणु में जुड़ जाएंगे। जहां पर डबल बॉन्ड होता है, ओजोनीकरण क्या चीज है? एल्किन जहां पर डबल बॉन्ड होता है वहां पर Cl2 जुड़ जाता है। ये इस बात को प्रूव करता है, इसमें डबल बॉन्ड है 3 बार। ओजोन 3 अणु में जुड़ती है, ये भी इस बात का प्रूफ है कि इसमें 3 बार डबल बॉन्ड है। तो ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, ये तीनों सिंगल बॉन्ड रहेगा। इस पर हर एक पर एक एक H है। ये सब कार्बन को दर्शा रहा है। अब हम ये जानते हो कि जहां पर डबल बॉन्ड होता है उस जगह पर टूट करके उनके बीचों बीच आता है ऑक्सीजन, ले लीजिए इस तरह से। अब इसको जिंक की उपस्थिति में जल के साथ आप क्रिया कराओगे तो आप जानते हो कि ये ऑक्सीजन पानी के साथ आ जाएगा, और ये 3 बार ऐसा ही होगा, यहां से भी यहां से भी। तो इस तरह से 3 पानी और निकल गया 3 H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब जो बचेगा उस पर ध्यान दें। अब इस जगह पर इतना एक अणु, दूसरा अणु, तीसरा अणु बच गया। ये देखिए तो क्या मिला आपको, CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O, यहां पर भी इस तरह से 3 अणु में मिली। यानी आपको 3 अणु मिला, अणु CHO का, इसको कहते हैं ग्लाइऑक्सल, इसको कहा जाता है ग्लाइऑक्सल। तो ग्लाइऑक्सल प्राप्त होता है। ये प्रूफ करता है इस अभिक्रिया से सिद्ध होता है, इस अभिक्रिया से सिद्ध होता है
कि बेंजीन में तीन द्विबंध होते हैं। देख रहे हैं, जहां जहां पर एंट्री करेगा ओजोनाइट बनेगा, तो ये बेंजीन है, जबकि ये क्या चीज है, बेंजीन ओजोनाइट है। और क्या बना, कार्बोनिल कंपाउंड ग्लाइऑक्सिल बना। अब चलें, एसिटिलीन के 3 अणुओं से बेंजीन का संश्लेषण किया जा सकता है। एसिटिलीन के 3 अणुओं से बेंजीन का संश्लेषण किया जा सकता है। कैसे, जरा देखिए, 3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये बना लेगा CH डबल बॉन्ड, एक वैलेंसी बच गई, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल, CH इस तरह से प्राप्त होता है बेंजीन, और ये है एसिटिलीन। तो एसिटिलीन की 3 अणुओं से संश्लेषित होती है, तीन अणु मिलकर के एक बेंजीन अणु बनाती है। ये सिद्ध करता है कि इसमें डबल बॉन्ड 3 बार है, और एक रिंग संरचना है। हम ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं इन सब के बारे में बात करते हैं कि त्रिबंध या 3 द्विबंध होते हुए भी ये बेंजीन संतृप्त यौगिक की तरह कार्य करने लगती है। कौन कौन सी, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती है। कौन सी, ये बेंजीन क्षारीय KMnO4 से क्रिया नहीं करता है, जबकि जब डबल बॉन्ड है तो क्रिया करना चाहिए। देखो, डबल बॉन्ड होने के बाद अब यहां पर सिद्ध हुआ है कि इन अभिक्रियाओं से ये सिद्ध हुआ है कि बेंजीन पर क्लोरीन से क्रिया से हमें सिद्ध होता है कि इसमें 3 ट्रिपल बॉन्ड है। ओजोन की क्रिया से सिद्ध होता है कि 3 डबल बॉन्ड है, और 3 बेंजीन के मिलने से ये सिद्ध होता है कि ये एक रिंग बनती है और एक 3 डबल बॉन्ड है। लेकिन अब सवाल आता है कि कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो ये साबित करता है कि इसमें संतृप्त यौगिक की तरह व्यवहार करता है, संतृप्तता को व्यवहार करता है। तो ये हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी अभिक्रिया है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती है, योगात्मक अभिक्रिया की तुलना प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसान होता है। दूसरा, बेयर समीकरणक से क्रिया नहीं करता, जबकि जितने भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं बेयर समीकरणक से क्रिया करते हैं। इसी तरह से योगात्मक अभिक्रिया नहीं देती है सरलता से, जबकि कौन सी देती है, प्रतिस्थापन देती है। हाइपोक्लोरस अम्ल और हाइड्रोजन अम्लों से योगात्मक अभिक्रिया नहीं करता है, और बेंजीन ऑक्सीकरण रोकता है, यानी संतृप्त यौगिक की तरह बेंजीन भी गर्म KMnO4 या क्रोमिक अम्ल द्वारा होने वाले ऑक्सीकरण को रोकता है। मतलब सीधी सी बात है कि यहां पर समझ में आ रही है कि इसमें योगात्मक अभिक्रिया नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया मिल रही है। तो यह सिद्ध करता है कि इसमें संतृप्तता का व्यवहार ज्यादा है, यानी इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, ये सिद्ध कर रहा है ये। और एक तरफ सिद्ध कर रहा है कि डबल बॉन्ड है, मतलब इसमें दोनों स्थितियां हैं, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की दोनों स्थितियां यहां पर शामिल है। इनको एक बार देख लीजिए आप। हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो बेंजीन होता है वो 2 प्रकार की अभिक्रियाएं दे रही हैं। एक तो योगात्मक अभिक्रिया दे रही है, और दूसरा ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे रही है, योगात्मक और प्रतिस्थापन। योगात्मक अभिक्रियाओं में हमने देखा क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो BHC बनता है, 3 अणु में क्लोरीन की जुड़ जाती है, योग कर जाता है, यानी 3 बार ट्रिपल बॉन्ड है हर एक अणु में, ये पता चलता है। ओजोनीकरण कराते हैं तो ओजोनाइट बनता है, ये भी प्रूव करता है कि इसमें 3 बार डबल बॉन्ड है। लेकिन जब क्लोरीन की अभिक्रिया क्लोरीन की अभिक्रिया FeCl3 की उपस्थिति में कराते हैं, या नाइट्रीकरण या सल्फोनेशन क्रिया कराते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। योगात्मक अभिक्रिया अगर हो रही है तो बेयर समीकरणक के साथ रिएक्शन होना चाहिए, जो नहीं दिखाई देता है। योगात्मक अभिक्रिया अगर हो रहा है तो फिर ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया ज्यादा सक्रिय क्यों है, योगात्मक की तुलना में प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है, बेयर समीकरणक के साथ अभिक्रिया है। इसी तरह से हाइपोक्लोरस अम्ल और हाइड्रोजन अम्लों से योगात्मक अभिक्रिया क्यों नहीं देता है। ये कुछ बातें हैं जो कि बेंजीन में द्विबंध की बातों को नकारता है, उसे सिंगल बॉन्ड की तरफ होने की तरफ इशारा करता है। हम यहां पर कह रहे हैं कि ये दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं देती हैं, योगात्मक भी दे रही है, प्रतिस्थापन भी दे रही है। तो इससे किस बात की पुष्टि होती है, इससे इस बात की पुष्टि होती है कि हम बेंजीन की संरचनाओं की तरफ सोचें कि बेंजीन की संरचना होगी कैसे। शुरुआती तौर पे बेंजीन की संरचनाओं को अगर देखा गया कि भाई हो सकता है कि वो ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा, तब भी तो C6H6 जो है उनमें हो सकता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड CH अब देखो कितना हुआ, 4 हाइड्रोजन इधर हुआ, मतलब 3 ट्रिपल बॉन्ड वाला एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो ये ऐसा ना होकर कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, एक मिनट, यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट कर देते हैं। चलिए, हो सकता है ऐसा स्ट्रक्चर हो बेंजीन की, या हो सकता है कि मतलब क्या संभावनाएं हैं। H 4 ये ना होकर के यहाँ पर अपन ये लगा देते हैं। चलिए, बहुत सारी संभावनाओं की तरफ इशारा करता है, फाइबंध के बहुत सारे होने की, यानी कि यहाँ पर ओपन चेन स्ट्रक्चर की तरफ इशारा करता है।
लेकिन बात ये कि ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं है, योगात्मक अभिक्रिया से लगता है लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसकी संरचना क्या हो सकती है? तो वैज्ञानिकों ने एक बात देखा जिसमें केकुले एक ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने कहा कि बेंजीन जो है उसकी संरचना जो है ओपन चेन नहीं होकर के वो रिंग संरचना में होगी, कुछ इस तरह से, जिसमें 6 बिंदु कार्बन के हैं जो कि आपस में जुड़े होंगे, एकांतर क्रम में सिंगल डबल बॉन्ड है और इन जगहों पर H इस तरह से उपस्थित है। दूसरी बात, केकुले की इन बातों से बहुत सारी बात हुई कि द्विबंध डबल बॉन्ड, द्विबंध या एकल बंध एकांतर क्रम में, ये इसने स्ट्रक्चर की एक नींव रखी, आधार रखी। प्रूव करने की बात आगे बढ़ती जाती है। इस संरचना में क्या कमी है? लेडेनबर्ग ने कहा इस लाइन पे कि जब इसमें डबल बॉन्ड है तो योगात्मक अभिक्रियाएं तब भी देनी चाहिए। दूसरी बात, अगर डबल बॉन्ड है तो जैसे मान लेते हैं ये डबल बॉन्ड है, एक टालविन है कि 2 CH3 कार्बन के उस साइड पे जुड़ा हुआ है बेंजीन के, जिधर दोनों CH3 के बीच में कार्बन कार्बन के यहाँ पे साइड पे सिंगल बॉन्ड है, जबकि ऐसा एक और कंपाउंड हो सकता है जिसमें डबल बॉन्ड की साइड पे ये CH3 हो सकता है। यानी कि टालविन की 2 प्रकार की संरचनाएं होंगी, दोनों प्रकार की संरचनाओं के अलग-अलग गुण होने चाहिए। परंतु ये पाया गया कि बेंजीन टालविन जो है इस प्रकार से 2 प्रकार की संरचनाओं में, 2 प्रकार के गुणों में नहीं रहती है, दोनों सेम तरह का होता है। तब एक सवाल उत्पन्न हुआ कि ये संरचना कितना राइट है, ये वाली संरचना कितना राइट है जिसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एकांतर क्रम में। अब सवाल आगे बढ़ता है कि कुछ वैज्ञानिकों ने अपनी तरफ से इसके आधार पर संरचना देने की कोशिश किया। क्लॉस का विकर्ण सूत्र ये वाला कि बंध ये इस तरह का होगा, इसकी संरचना ऐसी हो सकती है, ये इस तरह का संरचना भी हो सकता है। भाई कोई जरूरी नहीं है कि जैसा कि आपने दिया हो। एक और संरचनाओं के बारे में बात पता चलता है कि इस तरह की संरचनाएं हो सकती हैं। ये लेडेनबर्ग का प्रिज्म स्ट्रक्चर भी हो सकता है। ये डेवॉर का स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना, ये डेवॉर का स्ट्रक्चर है, डेवॉर कहां पे है? ये डेवॉर का स्ट्रक्चर है। ये वाला क्लॉस का विकर्ण सूत्र, विकर्ण संरचना मतलब ये होता है कि बेंजीन है, इसको मैं यहां पर बना देता हूं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। डेवॉर की संरचना है, मैं आपके सामने दिखाता हूं। इसमें कैसे दिखाया गया कि ये जो बेंजीन पे जो कार्बन है ये एक रिंग के रूप में तो रहेंगे, ये तो सही है, परंतु जो डबल बॉन्ड है वो किस तरह का होगा? ये इनके बीच होगा, इनके बीच होगा और इनके बीच डबल बॉन्ड होगा, ये विकर्ण सूत्र हो गया। लेडेनबर्ग ने कहा कि प्रिज्म जैसा स्ट्रक्चर होगा कि 4 कार्बन आपस में इस तरह जुड़े होंगे और दूसरी बात ये एक और ये एक कार्बन इसके साथ जुड़ा होगा, एक प्रिज्म जैसी स्ट्रक्चर होगी। डेवार ने ये 3 संरचनाओं के बारे में बताया, डेवार ने ये 3 संरचनाओं के बारे में बताया। क्या ये एक संरचना हो गया, दूसरी संरचना में मतलब एक विकर्ण होगा, बाकी 2 रिंग वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड होगा। ऐसी संरचना होने की संभावनाएं नजर आ रही है। फिर बात होता है कि आर्मस्ट्रांग ने और बेयर ने एक केंद्रित सूत्र की बात कहा कि इसमें ये वाला कि कार्बन जो है इस तरह से होगा और उसमें ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके साथ हाइड्रोजन तो है, इस तरह से ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है किसी के साथ डबल बॉन्ड नहीं बनाता, जबकि वो आपस में इस तरह से एक दूसरे का वैलेंसी संयोजित करते हैं, संतुलित करते हैं कि वो वैलेंसी को पूर्ण करते हैं। ये ऐसी संरचना हो सकती है। तो ये बेंजीन की अलग अलग संरचनाएं के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए। इसमें शुरुआती मत तो आपने कैकुले का दिखा ही है। कैकुले का कौन सा था? कैकुले का था ये वाला, जो कि सबसे पहला वैज्ञानिक रहे हैं। कैकुले की संरचना ऐसी होती है। अब बात करते हैं कि वर्तमान में कौन सी स्थिति है संरचना की। तो एक संरचना बोला जाता सिद्धांत, अनुनाद सिद्धांत के अनुसार सिद्ध करते हैं। दूसरा एरोमेटिक सस्टक सिद्धांत है, कुछ और भी सिद्धांत उसके बाद आगे डेवलप हुए। बेंजीन का ऑर्बिटल मॉडल, इलेक्ट्रॉनों का विस्थापीकरण, ये इन संबंधों को, इन संरचनाओं को एक बार हम देखते हैं। सबसे पहला अनुनाद सिद्धांत, ये कहा गया कि बेंजीन में कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, जबकि बेंजीन की बात नहीं कर रहा हूं, कार्बन कार्बन के बीच की बंध लंबाई कितनी होती है, जो कि एकल बंध है। द्विबंध कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध की बंध लंबाई होती है 1.34, जबकि बेंजीन में ये जो है यहाँ पर नहीं लिखा गया, तो बेंजीन में कार्बन कार्बन की बंध लंबाई जो होती है वो होता है 1.39 एंगस्ट्रॉम। देखिए सिंगल बॉन्ड से छोटा है ये, डबल बॉन्ड से बड़ा है ये दोनों तरह के। तो अनुनाद सिद्धांत में ये सिद्ध होता है कि ये देखिए, आपको पता है कि इतना डेवार का सिद्धांत, कैकुले का सिद्धांत, कैकुले संरचना है और ये डेवार संरचना है, जिसमें से कैकुले संरचना सक्सेस होता है परमाणु के आधार पर। ये बेंजीन की लिए है। अब मैं कह रहा था कि अगर ये डबल बॉन्ड होता, तो अगर द्विबंध होता, केवल सिंगल बॉन्ड होता केवल, इसकी बंध लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम होगा। अगर ये द्विबंध होता तो 1.34 एंगस्ट्रॉम होगा।
और यदि ये डबल और सिंगल दोनों बंद नहीं है, दोनों के मध्य का बंद है, तो इस स्थिति में 1.39 एंगस्ट्रॉम होगा। ये बेंजीन में कार्बन कार्बन के बीच की नजर आती है। तब इससे यह सिद्ध होता है कि बेंजीन की एक संरचना, ये बेंजीन की एक दूसरी संरचना जो केकुले ने कहा है, ये जो कहा है, इसी दोनों संरचनाओं का मध्य संरचना आपको नजर आएगा, वो ये होगा, ये होगा बेंजीन की संरचना, जिसको अनुनाद संकर संरचना कहते हैं। यानी कि अनुनाद के आधार पर बेंजीन की संरचना को समझाने की कोशिश किया गया। तो ये अनुनादी संरचनाएं हैं, और ये अनुनाद संकर संरचना है। अब एरोमेटिक षष्टक सिद्धांत की बात करते हैं। तो एरोमेटिक षष्टक सिद्धांत दिया था बोम्बर्गर ने। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि भाई बोम्बर्गर, बाद में रॉबिन्सन ने 1925 में, फिर इसके बाद इनगोल्ड ने 1928 में, हैटल ने 1931 में, इनमें संशोधन करते हुए ये कहा कि ये जो संरचनाएं होती हैं, इनमें जो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होता है वो एक तरह से आपस में बंधित हो जाती है। इसी बात को थोड़ा सा देखें। इस सिद्धांत के अनुसार बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन परमाणुओं के संयोग, आपस में संयोग करके एक रिंग जैसी संरचना बना लेते हैं। कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन जो बचा रहता है, ये ध्यान रखिएगा, यही भी बात है, वो इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन एक बंद समूह बना लेते हैं, जिससे एरोमेटिक षष्टक का निर्माण होता है। जरा देखिए, कार्बन 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 और कार्बन, ये ऐसा बंध बनेगा। हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन बंध बनाने से बना नहीं रही है, तो ये एक तरह से आपस में एक संकुल जैसी संरचना बना लेती है, एक बंद समूह बना लेता है। ये इलेक्ट्रॉन एक समूह बना लेता है कुछ इस तरह से बंध बना के। ये षष्टक नियम है कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से एक षष्टक जैसी संरचना बना लेती है। ये है षष्टक सिद्धांत कहलाता है, एरोमेटिक षष्टक सिद्धांत। यानी ये इलेक्ट्रॉन कभी भी कहीं पर एक डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड नहीं बनाती है। अनुनाद में भी लगभग ऐसे ही नजर आता है। चलिए फिर बात करते हैं अन्य परमाणु, कुछ और परमाणु के बारे में बात करते हैं। ये है कि बेंजीन एक वलय समतली संरचना है। एक्सरे किरण विवर्तन से ये पता चलता है। रमन स्पेक्ट्रम, द्विध्रुव आघूर्ण और इलेक्ट्रॉन विवर्तन, इन सबसे भी ये प्रमाण मिलता है। जब एक्सरे विवर्तन लिया गया, इसके फोटोग्राफ्स लिए गए उनके, तो ये पाया गया कि 6 कार्बन, इसके स्ट्रक्चर में 6 कार्बन होते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा देखें तो आपको कुछ नजर आएगा। ये देखिए हाइड्रोजन कार्बन, ये हाइड्रोजन, इन दोनों कार्बन के बीच में बंधन, और इसी चीज को अगर आप जोड़ते हुए नजर दौड़ाओ तो कुछ ऐसी नजर आएगी। वो थोड़ा सा एज्यूम लगाओ कि ऐसा कुछ फ्रेम जैसी संरचना मिली, कुछ धब्बे मिले। यहां पर यह बात बोला गया कि देखिए काले धब्बे प्राप्त हुए, उनके अतिरिक्त 6 काले धब्बे षड्भुज के कोणों के ऊपर और बाहर की ओर प्राप्त होते हैं। 12 काले धब्बे 6 मेथिल समूह में से 6 कार्बन परमाणु के हैं। तो हमने लिया हेक्सामेथिल बेंजीन। हेक्सामेथिल बेंजीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इनको सबको जोड़ के एक बार देखिए कि कौन सी स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी। हेक्सामेथिल बेंजीन का मतलब क्या हुआ? CH3 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 और ये CH3। ये सिद्ध करता है कि इसमें एक रिंग जैसी संरचना है। एक दो तीन चार पांच छह, मैंने यहां पर दर्शाया है आपको कि ये कार्बन बेंजीन के कार्बन है 6, और मैंने यहां पर दर्शाया है आपको कि ये है मिथाइल 6। इस तरह से इसमें रिंग जैसी संरचना है, ये इसकी पुष्टि होती है। ये अलग बात है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। हमें यहाँ पर सिर्फ ये प्रूव करना था कि क्या रियल में बेंजीन की संरचना रिंग जैसी संरचना है जो 6 कार्बन की रिंग को दर्शाती है। तो यहाँ पर ये सिद्ध होता है। फिर बात करते हैं बेंजीन का ऑर्बिटल मॉडल, इसको जरा समझेंगे। यानी कि विपरीत, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर बात करते हैं। क्या है? कार्बन को समझो। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, तो इलेक्ट्रॉनिक नियस क्या होगा? 1s2 2s2 2p4। संयोजी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन s पे, p पर 4। ऐसी स्थितियां आप जानते होंगे कि सॉरी जाने दो, हो गया ना 6। ऐसी स्थितियां जब कार्बन पर कोई p पर जब कोई p कक्षक खाली हो तो s के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं। तो उत्तेजित अवस्था में मिलेगा, अवस्था में हमें क्या नजर आता है? s से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो गया, p में चला गया। 1 2 3 2s1 2p3, ये इलेक्ट्रॉन विन्यास। यहां इस बात का भी ध्यान दें कि कार्बन एक पाई बॉन्ड बनाता है।
हर एक कार्बन एक पाई बॉन्ड बनाता है। जब पाई बॉन्ड बनाता है तो कक्षक को संकरित नहीं होना है, संकरण कम हो जाएगा, एक पी कक्षक को संकरण से बचाना है। सो यहां पर संकरण होगा sp2, और sp2 संकरण अगर होता है तो 3 संकरित कक्षक मिलेंगे sp2 का, sp2 sp2 sp2, और हर एक पर एक एक इलेक्ट्रॉन है, और ये पी कक्षक है 2pz1। फिर क्या देखने को मिलेगा, ये भी तो देखिए कि अच्छा इस पे इलेक्ट्रॉन है, ये भी है ये वाला। तो आप देख रहे हो कि हर एक कार्बन में किस तरह का बंध संरचना है। प्रत्येक कार्बन पर sp2 संकरण एवं कक्षक, ये कार्बन हुआ 1 2 3 कक्षक sp2 sp2 sp2, तब ये पी कक्षक, ये sp2। लेकिन एक पी कक्षक जो है, जो संकरण भाग नहीं लिया है, वो ये 2pz1। यहाँ पर कार्बन को दर्शा रहे हैं हम, ये कार्बन, हम इस कार्बन को दर्शा रहे हैं। तो ये बेंजीन में हर एक कार्बन कुछ इसी तरह के स्ट्रक्चर के साथ होगा। अब इस चीज को जरा देखें कैसे स्ट्रक्चर नजर आएगी। यहाँ पर 6 कार्बन पर हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर को बनाएंगे। कार्बन 1 दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, एक संकरित कक्षक, दूसरा संकरित कक्षक और तीसरा संकरित कक्षक, ये सभी sp2 है। ठीक है, पहले इसी पे बात करते हैं ना, हम इसको अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरा इसमें फिर मिलेगा ऐसे ही, दूसरे कार्बन पर sp2 संकरित कक्षक, ये लीजिए 3 sp2 संकरित कक्षक, इसमें भी मिलेगा आपको 1 2 3, इस पर भी मिलेगा आपको एक संकरित कक्षक, दूसरा संकरित कक्षक, तीसरा संकरित कक्षक, एक संकरित कक्षक, दूसरा संकरित कक्षक, तीसरा संकरित कक्षक, एक संकरित कक्षक, दूसरा संकरित कक्षक, तीसरा संकरित कक्षक। अब हम बात कर रहे हैं कि इन जो संकरित, ये तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड क्या बोलते हैं, आपस में सिग्मा बंध से जुड़ गए हैं ओवरलैपिंग करके, 6 बार ओवरलैपिंग हुआ। अब देखें ये जो कार्बन है, हर एक कार्बन पर एक एक बचा हुआ है। जब मैं यहाँ पर हाइड्रोजन भी लगा देता हूँ तो हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा बॉन्ड से, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां। अब हर एक कार्बन पर एक इस तरह से पाई बंध बनाने के लिए पी कक्षक बचा हुआ है। ये पी कक्षक यहाँ इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना लिया, एक पाई बॉन्ड हो गया। इस कार्बन पे अगर बात करते हैं तो ये पाई बॉन्ड बना लिया। इस कार्बन पे बात करते हैं तो ये पाई बॉन्ड बना लिया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि कार्बन 6 है मेरे पास, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और इस जगह पर डबल बॉन्ड बना है, जबकि इन जगहों पर सिंगल बॉन्ड बना है, और हर एक जगह पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये हमने बीबीटी के आधार पर समझा। और ये चीज जरूरी नहीं है कि ये डबल बॉन्ड इन्हीं के बीच बनाएगा, ये इसके साथ भी डबल बॉन्ड बना सकता है, तो ये इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बस रहेगा। तो ये है दर्शाता। अब इस संरचना में हमने जो देखा है, इस बात को ध्यान रखें कि इस तरह का डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के स्ट्रक्चर को हम ऑर्बिटल के आधार पर समझा सकते हैं। फिर बात करते हैं, ये देखिए आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, और हर एक जगह पर 120 अंश का कोण को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पर एंगल इसी आधार पर हम कह सकते हैं, क्योंकि हर एक किसी भी जगह पर करें ये आपस में एक दूसरे पर 120 डिग्री का ही कोण है। तो ये आप देखें तो अतिव्यापन कौन कौन सा टाइप का है, आपको तो क्लियर है, अतिव्यापन में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो होती नहीं है आपको समझने में। ठीक है, फिर बात करते हैं कि इन संरचनाओं को अनुनाद के फॉर्म में कैसे दर्शाएं। तो देखिए आपने जो ये बनाए हैं, ये बॉन्ड इनके साथ भी हो सकता है, तो इनके साथ भी हो सकता है। सो अगर इसी संरचना को हम एक रूप दें कि कार्बन, ये आपस में ये बॉन्ड बनाया सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से, तो आप देख रहे हो कि हर एक पर एक ये पाई बॉन्ड बनाने के लिए पी कक्षक अवेलेबल है, जो कि एक्चुअली इस पर परपेंडिकुलर है, ये इस पर समकोण पर है, यानी एक लोब ऊपर है एक लोब नीचे है। तो ऊपर वाला ऊपर के साथ, ऊपर मतलब ऐसे ऊपर नहीं भाई, ये इस बोर्ड के इधर और इधर है। ठीक है, यानी 3D में है सब। ये जो है ये इनके साथ अतिव्यापन, फिर ये इनके साथ अतिव्यापन, इनके साथ, तो ये अतिव्यापन ऐसे भी हो सकता है जो आंशिक अतिव्यापन है। तो ये भी, तो अगर हम इसको और भी दूसरे रूप में देखें तो हमें क्या नजर आएगा, हमें नजर आएगा कि ये कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, और इनके ऊपर इस तरह का जी अतिव्यापन स्ट्रक्चर, ऊपर नीचे भी अतिव्यापन स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। सो इस तरह से देखा जाए तो सैंडविच स्ट्रक्चर बनता है। ये कार्बन की संरचनाओं को दर्शाता है, और ऊपर और नीचे इनके वो पाई बॉन्ड बनाया हुआ वो कक्षक एक सैंडविच जैसी संरचना दिखाई देती है। तो इस बात को हमने यहाँ पर देखा है।
ये जमाते हुए देखो पूरी तरह से दोनों स्ट्रक्चर, ये अनुनादिक संरचना है और ये देखिए कार्बन और इसके बीच में एक ये इनके लेयर्स और इस तरह से संरचना बन जाती है। तो आप इस बात को थोड़ा फील करना, इस बात को समझने की कोशिश करना, क्योंकि पूरी चीजों को दर्शा पाना यहाँ पर थोड़ी मुश्किल जरूर होती है। तो कार्बन का जो पी कक्षक है ऊपर और वो लोब के साथ एक जैसी एक इलेक्ट्रॉन की पाई बंद या पाई इलेक्ट्रॉन का लेयर और नीचे की साइड में कक्षकों के लिए इलेक्ट्रॉन का पाई बंद लेयर होगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों के बीच, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में कार्बन की वो संरचना है, कार्बन परमाणु आते हैं, इसको नाभिक आते हैं। तो इस तरह से एक सैंडविच जैसी संरचना बन जाती है। एक शब्द पे ध्यान दें, एरोमेटिकता, एरोमेटिक गुण, एरोमेटिक कैरेक्टर, एरोमेटिसिटी, ये शब्दों पर ध्यान दें। एरोमेटिसिटी, प्रश्न ये भी होता है कि एरोमेटिसिटी क्या है, एरोमेटिक कैरेक्टर क्या है, या एरोमेटिकता क्या है। एरोमेटिकता क्या है? एरोमेटिकता यानी कि ये मतलब हुआ कि कोई कंपाउंड को हम एरोमेटिक कब कहेंगे। चक्रीय गुण बोलना अलग बात हो जाती है, एरोमेटिक कंपाउंड किस कब कहेंगे, ये यहां पर आपको समझना है। चलो देखिए, पहली बात कि अनुनाद प्रदर्शित करने में वह समर्थ होना चाहिए। व्यंजन में जैसे कि अनुनाद होता है, जिसके कारण वो डबल बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड की तरफ बिहेव करने लग जाता है। सिंगल बॉन्ड जो है और ज्यादा सिंगल बॉन्ड वाला पार्ट होता है और ज्यादा मजबूत हो जाता है। डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड के बीच की स्थितियां आ जाती हैं। अनुनाद होना चाहिए जिससे अणु स्थायी हो जाता है। बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड होने के बावजूद और रिंग संरचना होने के बावजूद बहुत स्थायी है। क्यों स्थायी है? क्योंकि उसमें अनुनाद पाई जाती है। दूसरी बात होगी यौगिक चक्रीय होना चाहिए। पहली तो अनुनाद संरचना होने की बात होती है, दूसरी चक्रीय होना चाहिए। वलय में एकल और द्विबंध होना आवश्यक है, यानी कि एकल बंध भी देखो, दो बातें ध्यान रखना, अनुनाद होना चाहिए, चक्रीय होना, चक्रीय होने के बावजूद उसमें द्विबंध और एकल बंध होना अनिवार्य है। द्विबंध एकल बंध हो और वो एकांतर क्रम में भी हो तो बहुत बड़ी बात है, एकांतर क्रम होनी चाहिए। आणविक सूत्र से स्पष्ट होता है, देखो जैसा कि आणविक सूत्र किसी बेंजीन के असंतृप्तता के विपरीत इन्हें संतृप्त यौगिक की तरह व्यवहार करना चाहिए। संतृप्त यौगिक की तरह व्यवहार करना चाहिए। योगात्मक अभिक्रिया नहीं, प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती है। द्विबंध है तो योगात्मक अभिक्रिया होनी चाहिए, होती है, क्योंकि द्विबंध है फिर भी वो योगात्मक अभिक्रिया ना देकर के प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे रही है। ये एरोमेटिक लक्षण को दर्शाती है। अनुनाद होना चाहिए, द्विबंध सिंगल बंध होना चाहिए, ट्रिपल सिंगल बंध होना चाहिए, उसके बाद वो एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एकांतर क्रम में होना चाहिए। योगात्मक अभिक्रिया इसलिए होती है कि होना चाहिए, होता है क्योंकि डबल बॉन्ड हो, लेकिन डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी योगात्मक अभिक्रिया की तुलना में ये इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती है। और ये आखिरी बात देखें, हकल के नियम का पालन करना चाहिए। हकल का नियम क्या है मैं आपको यहां पर दर्शाता हूं आगे जाके। हकल के नियम है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा, ये हकल के नियम का पालन करना चाहिए। बेंजीन की कुछ विशेषताएं पर ध्यान देते हैं कि बेंजीन में क्या है। बेंजीन आशा के अनुरूप अत्यधिक क्रियाशील ना होकर स्थायी है। स्थायी है बेंजीन, जबकि उसको क्रियाशील होना चाहिए। दो कारण है, एक तो रिंग है इसलिए, दूसरा है कि डबल बॉन्ड है इसलिए, लेकिन स्थायी है, इसका मतलब है कि बेंजीन में एरोमेटिक गुण है। योगात्मक अभिक्रिया में करके प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती है, एरोमेटिक गुण है। हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा एल्कीनों की तुलना में काफी कम होता है, ध्यान रखें। अब बात करते हैं हकल के नियम का। मैंने कहा हकल का नियम, हकल का नियम चक्रीय यौगिक, यदि एक चक्रीय यौगिक के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वो एरोमेटिक यौगिक है। यानी किसी यौगिक में यदि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो वो चक्रीय यौगिक कहलाएगा, एरोमेटिक यौगिक कहलाएगा, वो एरोमेटिक यौगिक कहलाएगा। यहाँ पर n की वैल्यू 0 1 2 3 होगा और इस आधार पर पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी। अगर मैं n × 0+2 करता हूँ तो यहाँ पर कितना 0 यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। 4 × 1+2 करता हूँ तो 4 6 हो जाएगा। 4n × 2+2 करता हूँ तो कितना हुआ 8 10 हो जाएगा। 4 × 3+2 करता हूँ 4 × 12 तो 14। यानी कि पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि 2 हो, कोई चक्रीय यौगिक है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 6 10 14 अगर आता हो तो वो एरोमेटिक यौगिक होगा। तो एरोमेटिक यौगिक दो प्रकार का देखने को मिलेगा, एक बेंजोनाइट देखने को मिलेगा, एक नॉन बेंजोनाइट देखने को मिलेगा। ये सब हकल के नियम की तरफ जा रहा है ना, ध्यान रखिएगा। इस पे बात करते हैं। ये बेंजोनाइट्स, बेंजीन जैसी संरचना होगी तो बेंजोनाइट्स कहलाएगा, जिसमें बेंजीन की संरचना नहीं होगी नॉन बेंजोनाइट्स कहलाएगा। तो ये बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर को दर्शाता है बेंजीन। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 और ये 2, यानी हर एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है। तो इस कारण से ये क्या होगा, ये बेंजीन है। देखिए इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, हर स्थिति में देखिए 5 इलेक्ट्रॉन, 5 पाई बॉन्ड है, यानी कि 10 इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 2 होने की स्थिति को n की वैल्यू 3 1 2 3 और इसमें हम देखेंगे कि देखो रिंग है ना 3, तो वो n की वैल्यू दर्शाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई 1 2 3 4 5 6 7 7 14 14 इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ पर देखो 1 2 3 तो 3 2 6 इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन, इसलिए भी एरोमेटिक यौगिक है। अब यहाँ पर देखें कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड पर वाले तत्व का एक कम से कम एक पाई इलेक्ट्रॉन युग्म हो तो इस इलेक्ट्रॉन को पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या दोनों को नहीं काउंट करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन युग्म जो इलेक्ट्रॉन युग्म संयुग्मन में भाग लेता है, संयुग्मित पद्धति में आता है, वही पाई इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो ये हो गया, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी ये एक इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ी सी। अब आप बोलोगे सर इसको क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन युग्म, हमने कहा ना अभी पर
तो ये थायोफिन, फ्यूरिन, थायोफिन और फ्यूरिन और हमारे पास पायोल, ये भी ये एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि हकल के नियमानुसार इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 6 है। नॉन बेंजोन है जिसमें बेंजीन जैसी संरचना नहीं होगी। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो डबल बॉन्ड, ये देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और ये इलेक्ट्रॉन युग्म आ रहा है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसमें है तो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टानाइट्राइल। तो ये जो है साइक्लोहेप्टानाइट्राइल है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म तो होगा नहीं क्योंकि ये प्लस है, तो ये भी नॉन बेंजीन जैसी संरचना नहीं है, फिर भी ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ पर बात करते हैं, इसमें n की वैल्यू 0 आएगा सब, तो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे पास कितनी है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये बस है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन, तो इस कारण से ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। कुछ और भी एग्जांपल है जिसपे आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ कंपाउंड्स में। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ कंपाउंड है जो हकल के नियम का पालन तो नहीं करते फिर भी एरोमेटिक है, जैसे इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। अब यहां पर मैं इसको एरोमेटिक कंपाउंड कहूं कि नहीं, अब सवाल आता है इसमें बात करते हैं, इसमें बात करते हैं, इसमें बात करते हैं, तो यहां पर देखिए ये सारी चीजें नॉन एरोमेटिक और यहां पर देखो हकल के नियम में कुछ अपवाद भी हैं जो कि इस नियम का पालन नहीं करते फिर भी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक है, ये इसको हम कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं मानते इस कंडीशन में। जबकि इस यौगिक में देखें ये एरोमेटिक पार्ट हुआ, एक एरोमेटिक पार्ट हुआ, इसलिए भले इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 है, लेकिन 12 की जगह 14 होना चाहिए था, लेकिन 14 नहीं है, फिर भी ये 12 है। 12 होने की कंडीशन में भी ये किसका हुआ, या तो 10 होना चाहिए था, 12 होना चाहिए था, तो या तो 12 है, 10 होना चाहिए, 14 होना चाहिए, 12 है, तो ये तब भी ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि ये एरोमेटिक पार्ट 2 स्थान पर नजर आ रही है। बेंजीन व उसके समजातीय यौगिक को बनाने की विधियां, तो कुछ बेंजीन बनाने की विधियों की तरफ हम आगे जाके बात करेंगे। तो देखें बेंजीन बनाने की कुछ विधियां मैं आपको बता रहा हूं, जैसे फिनॉल से जिंक पाउडर मिलाकर के इसको गर्म करोगे तो इसका ये वाला भाग जिंक जो है इसके ऑक्सीजन को लेकर के निकल जाएगा, ZnO बेंजीन बन गया। देखिए फटाफट बनाते जाइए, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। एसिटिलीन को उच्च ताप पर क्वार्ट्ज के साथ गर्म करोगे तो 3 एसिटिलीन अणु में मिलकर के बेंजीन बनाती है, केवल रिएक्शन देख भी चुके हैं। फिर बात करते हैं कि सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट C6H5COONA, इसको सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं। सोडा लाइम क्या होता है, सोडा लाइम यानी भी कार्बोक्सिलिक एसिड आपने पढ़े होंगे, जिसमें NaOH प्लस CaO सोडा लाइम होता है, इनके साथ गर्म करते हैं तो देखो Na2CO3 बन गया और H जाके जुड़ जाएगा, ये बेंजीन बन गया। इसी तरह से और देखें बेंजीन, ये थोड़े से गलत छपा होगा तो मैं इसको कट करके यहाँ पर लिख देता हूँ, कैसे ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को इथाइल अल्कोहल के साथ क्रिया कराओगे तो ये बन जाएगा, N2 निकल जाएगा। फिर उसके बाद ये H और ये Cl HCl निकल जाएगा। फिर अब बचा हुआ बेंजीन वाला ये पार्ट जो है वो C6H5 कैसे बनेगा, यहाँ से एक H लेकर के निकल जाएगा तो C6H6 बन जाएगा। अब यहाँ पर C2H4 हो गया और O बचा है, तो C2H4O जो है ये एल्डिहाइड बना लेता है। इस तरह से आप देखिए मैग्नीशियम ये है C6H5 MgBr H2O के साथ, तो ये पानी बनकर निकल गया इसके साथ। यहाँ पर क्या हुआ, ये OH ने, ये MgBr ने इससे OH ले लिया तो H बचेगा, इसमें आके जुड़ गया। इस तरह से ये बेंजीन बन जाता है। ऐसे ना लिखें, इसको लिखो MgOH लिख सकते हो, सही तरीका होगा। फिर बात करते हैं औद्योगिक स्तर पर बेंजीन निर्माण की क्या विधि हो सकती है। कोल तार के प्रभाजी आसवन से बेंजीन बनाना, एल्केन से बेंजीन बनाना। कुछ जल्दी देखिए, बहुत आसान है। देखिए कोल तार का प्रभाजी आसवन करेंगे तो हमें प्राप्त होता है हल्का तेल। इस हल्का तेल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ धोया जाए तो उसमें उपस्थित क्षारीय अशुद्धियां, जैसे कि क्षारीय अशुद्धियां हैं, ये दूर हो जाती हैं, इसमें घुल जाता है। और फिर इसे जल से धोने के बाद उसका अम्ल निकाल देंगे, जल से धोने के बाद फिर उसको तनु NaOH से क्रिया कराएंगे तो इसमें जो अम्लीय अशुद्धियां फिनॉल वगैरह वो भी निकल जाती हैं। फिर इसको जल से फिर से धोया जाता है, धोने के बाद सुखा करके इनका प्रभाजी आसवन करेंगे तो हमें प्राप्त होता है बेंजीन। अब ये कैसे, हल्का तेल का आपने क्या किया, प्रभाजी आसवन किया तो आपको बेंजोल प्राप्त हुआ। अब जो ये हल्का तेल प्राप्त हो गया उसका आपने क्या किया, प्रभाजी आसवन किया तो बेंजोल प्राप्त हो गया, 90% बेंजोल, 50% बेंजोल और अवशेष। तो ये जो आपके 353 डिग्री केल्विन तापमान पर अगर ये प्राप्त होता है बेंजोल 90% बेंजोल, तो 90% बेंजोल में होता है 70% बेंजीन और 20% टाल्विन। इसका प्रभाजी आसवन करोगे तो इस तापमान पर 353 केल्विन पर बेंजीन मिल जाएगा आपको और फिर 383 पर टाल्विन मिल जाएगा। तो ये हमको बेंजीन प्राप्त करना है। ये पूरा का पूरा चार्ट है, वो आप देख सकते हैं, है ना, आसान बहुत। अब बात करता हूं मैं एल्केन से कैसे प्राप्त करते हैं भैया। 770 केल्विन तापमान पर एल्यूमिना के साथ यदि आपने गर्म किया, किसको गर्म कर रहे हैं, एनहेक्सेन को गर्म किया। एनहेक्सेन कैसे, मैं आपको यहां पर लिख देता हूं आपके लिए, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर ये आपका CH3। तो इनको गर्म करते हो तो इसका हाइड्रोजन निकल जाता है, 8 हाइड्रोजन में से निकल जाएगा, बेंजीन बन जाएगा यहाँ पर C6 एसिड। अब देखेंगे क्विज में पहला प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक नहीं है, कौन सा यौगिक एरोमेटिक नहीं है। तो एरोमेटिकता के बारे में पता है कि हकल का नियम का जो पालन कर रहा होगा वो एरोमेटिक है, जो नहीं पालन कर रहा वो नहीं है। तो चले इसमें
देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर देखो पाई बंधों की संख्या सिर्फ 4 है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो एरोमेटिक नहीं है। तो यही आपका आंसर हुआ, यही का आंसर है आपका। दूसरी बात, ये एरोमेटिक है क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड देखिए 2 बार है और एक इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड, यानी संयुग्मन पद्धति कंजुगेशन में है ना भाई, तो ये पाई इलेक्ट्रॉनिक की संख्या 2, 2 4 और 2 6 है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एरोमेटिक है। ये भी इसमें इलेक्ट्रॉनिक में माइनस नंबर इलेक्ट्रॉनिक में, यानी कि ये भी एरोमेटिक है। पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 5 10 है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है, ये सब एरोमेटिक है, ये नहीं एरोमेटिक। सो आंसर आपका हुआ ए। नेक्स्ट, बेंजीन का नाइट्रिक अम्ल सांद्र H2SO4 और सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में हो रहा है। यदि इस मिश्रण में ज्यादा मात्रा में KHSO4 डालते हैं तो नाइट्रिक अम्ल की दर क्या होगी? ये आपके जानने के लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपके लिए, ये जरूर जानना। अगर आप इस बात को समझें तो मैं आपको बता दूं कि KHSO4 इस अभिक्रिया की स्पीड को कम करने के लिए किया जाता है ऋणात्मक उत्प्रेरक की तरह, यानी अभिक्रिया की दर धीमी पड़ जाती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि C2H5CH डबल बॉन्ड CH CH3 की HBr के साथ अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है? इनकी अभिक्रिया से क्या प्राप्त होगा? इन चार ऑप्शन में से आप देखिए और बताएं। इन चार से प्राप्त होगा क्या? भाई सीधी सी बात है, HBr है, उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है, Br यहाँ पे जुड़ जाएगा, आंसर हो गया ये हो गया आंसर। इस प्रकार से कि हमने हाइड्रोकार्बन देखा, आंसर मिल गई। तो ये लेक्चर, ये चैप्टर जो है आपका समाप्त करते हैं। हमने हाइड्रोकार्बन की बहुत सारी चीजों को पढ़ा है, अब बहुत सारे प्रश्नों को भी आप अपने स्तर पे मेहनत करें, देखें, समझें, तो हाइड्रोकार्बन आपको सीखने का बहुत बड़ा मौका मिलेगा। हाइड्रोकार्बन